गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? मस्त होंगे? चंगे भी होंगे? ओके जी। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, और भारत के भूगोल में हमने पढ़ा था क्या? ये पढ़ा था कौन सा? कुडप्पा सेल समूह और विंध्य सेल समूह। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानें आज हम पढ़ने वाले हैं। कौन से क्रम की? गोंडवाना क्रम की चट्टानें आज हम पढ़ने वाले हैं। उन चट्टानों को हम विस्तार से देखेंगे, और विस्तार के साथ साथ क्रियाविधि क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, और ये भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सब हम इसमें अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैंने कहा था, या बार बार मैं एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्लियर है दोस्तों? पढ़े हम? ओके जी। हम पढ़ रहे हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो भारत में किस रूप में आई, कहाँ से आई, ये हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा वाना क्रम की शैलें, गोंडवाना क्रम की शैलें, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे। इस गोंडवाना क्रम की शैलों को जानने के लिए हमने कहा था कि जो वर्गीकरण दिया गया था हॉलैंड के द्वारा, ठीक है, उस वर्गीकरण के आधार पे या वैसे क्रम देखें तो ये आपका आता है, जैसे पुराण समूह था, पुराण समूह के बाद में कौन सा आएगा? द्रविड़ महाकल्प या द्रविड़ समूह की चट्टानें हैं, उनमें कौन सा आएगा? नंबर 1 गोंडवाना, नंबर 2 आपका दक्कन का ट्रेप या दक्कन कफटार वाला प्रदेश आएगा। तो ये एक तो चीज़ कौन सी हुई, एक तो किस में आ गया? दक्कन ट्रेप, और सॉरी, एक तो कौन से में आ गया आपका? द्रविड़ समूह की सेल समूह में कौन सा है? गोंडवाना क्रम की सेलें हैं। इसके साथ साथ इसके काल की बात करें तो आपने पढ़ा होगा पैलियोजोइक काल था, उसके उत्तरायण की जब वो है समाप्त होने वाला है, उधर आपका कौन सा? मेसोजोइक प्रारंभ होने वाला है। कौन सा? मेसोजोइक प्रारंभ होने वाला है, तब से लेकर इसका विकास कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट वर्ड की बात करते हैं। अब भारत की रूपरेखा किस रूप में है कि ये भारत में कहाँ कहाँ फैली हुई है, भारत में कब इसका विकास हुआ, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले गोंडवाना क्रम की जो शैलें हैं, अगर उनकी रूपरेखा देखें तो ये कैसी हैं? तो ये कह सकते हैं द्रविड़ समूह की शैलें हैं। कैसी हैं? द्रविड़ समूह की शैलें हैं। क्लियर? इसके साथ ये कौन से काल की बात कर रहा है? तो महाकल्प की बात कर रहा है, मेसोजोइक महाकल्प में ये बनी या इनकी संरचना विकसित हुई। द्रविड़ समूह की शैलें हैं, और महाकल्प की बात करें तो कौन सा? मेसोजोइक महाकल्प में ये बनी। और मेसोजोइक महाकल्प के भी कौन से काल की बात करें तो मैंने उस समय बताया था, कौन सा? ट्रियासिक। कौन सा? ट्रियासिक काल में, या इसका उपभाग मान लो, इस काल में गोंडवाना क्रम की शैलों की संरचना हमें क्या देखने को मिलती है। तो तीनों क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप भी होते हैं। गोंडवाना क्रम की शैलें कौन से समूह की हैं? द्रविड़ समूह की। कौन से महाकल्प की है? मेसोजोइक महाकल्प की। और कौन से काल की है? ट्रियासिक काल की। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा। द्रविड़ समय की चट्टानें हैं, मेसोजोइक महाकल्प में बनी थी, ट्रियासिक काल में बनी थी। अब देखो इससे पहले वाला काल कौन सा था, तो मैं इधर लिख देता हूँ पैलियोजोइक। इससे पहले कौन सा था? पैलियोजोइक। कौन सा था? पैलियोजोइक महाकल्प था। पैलियोजोइक महाकल्प में लेकर आपके कौन से? डेवोनियन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जो भारत की संरचना थी, या कंप्लीट भारत की बात करूँ मैं, या यूँ मान लो ये आपका भारत है, या प्रायद्वीपीय भारत मान लो, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो इसमें जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें थी या संरचना थी, वह कब तो अनुपस्थित थी और कब उपस्थित थी।
तो अनुपस्थित की बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पेलियो जोइक और डेवोनियन, या डेवोनियन ने करके इसको क्या लिख दोगे, डेवोनियन, हाँ कर दो, सही है, डेवोनियन युग। इस समय तक जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें थी या संरचना थी, क्या थी, संरचना थी, वो क्या थी, अनुपस्थित। क्या थी, अनुपस्थित। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पेलियोजोइक या डेवोनियन युग तक जो संरचना बनने वाली थी वो क्या थी, अनुपस्थित थी। केवल इसका उपस्थिति या कुछ भाग देखें, इसका कुछ भाग का तात्पर्य यानी कि आपका एमपी, और एमपी में भी रीवा जिला, कौन सा, रीवा जिला, और रीवा जिला के आसपास वाला ये जो क्षेत्र है, रीवा जिला इसके आसपास वाला ये क्षेत्र है, और इस आसपास वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत विकसित देखने को मिलती थी, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा में देखने को मिलती थी। और रीवा जिले की बात करें तो यहाँ पर भी एक क्षेत्र पड़ता है, कौन सा, उगियारा या उयारा ऐसे कुछ है, कौन सा है, उगियारा, या बोल सकते हैं उमरिया बोलते हैं इसको, वैसे तो क्या बोलोगे, उमरिया क्षेत्र। यहाँ पे क्या थी, जो प्रायद्वीपीय संरचना थी, प्रायद्वीपीय संरचना थी वो क्या थी, उपस्थित थी। प्रायद्वीपीय संरचना क्या थी, उपस्थित थी। कौन से क्षेत्र में, उमरिया क्षेत्र में। केवल कब की बात कर रहा है, पेलियोजोइक डेवोनियन युग तक ये क्या थी, बिल्कुल ही अनुपस्थित थी, या इनकी मात्रा या बोल सकते हो प्रायद्वीपीय संरचना का विकास न के बराबर हुआ था, विकास अनुपस्थित था। और केवल बात करें एमपी की रीवा जिले में भी कौन सा, उमरिया क्षेत्र में प्रायद्वीपीय संरचना लगभग क्या थी, उपस्थित थी। इसके बाद में हम चलते हैं कि भारत में ये संरचना कब प्रारंभ हुई, या भारत में कौन से काल की बात करें कि कब ये विकसित हुई। तो ये कहा जाता है कि गोंडवाना जो संरचना थी वो इसी युग में, कहा जाता है कि जो ये युग चल रहा था इसी युग में भू संचलन हुआ। इसी युग की बात करें, इसी युग में क्या हुआ, भू संचलन हुआ, और भू संचलन के माध्यम से किनका निर्माण हुआ, निर्माण की बात करें तो किनका निर्माण, नदी बेसिनों का निर्माण हुआ। किनका निर्माण हुआ, नदी बेसिनों का निर्माण हुआ, और इसी के माध्यम से आपकी प्रायद्वीपीय संरचना विकसित हुई। इसी के माध्यम, जैसे ये खत्म होने वाला था मैं बोल दूंगा अभी कौन से में ये बनी थी, भू संचलन हुआ, और भू संचलन होते ही किनका निर्माण हुआ, नदी बेसिनों, और नदी बेसिनों के माध्यम से किसका निर्माण हुआ, प्रायद्वीपीय संरचना का, प्रायद्वीपीय संरचना का विकास हुआ। अब ये प्रायद्वीपीय संरचना कौन से कालखंड में बनी, कौन से कालखंड में बनी, तो इसकी रूपरेखा एक बार देख लो किस माध्यम से है कि ये वास्तव में कौन से काल में बन रही है कि नहीं बन रही, क्लियर है। तो प्रायद्वीपीय जो संरचना है, भारत की प्रायद्वीपीय संरचना, वो वास्तव में अगर मैं कहूँ कि अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर आपका जो पर्मियन था, आपका कौन सा, पर्मियन था, अपर, या यूँ बोल सकते हैं कार्बोनिफेरस युग से लेकर आपका जूरेसिक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपर कार्बोनिफेरस से आपका क्या लिख दोगे, जूरेसिक युग तक। ध्यान रखना ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर अपर या बोल सकते हो अपर कार्बोनिफेरस युग और जूरेसिक युग के बीच में आपका क्या बना था, प्रायद्वीपीय भारत की संरचना का विकास हुआ था। कौन से काल में, अपर कार्बोनिफेरस युग से लेकर जूरेसिक युग तक किसका विकास हुआ था, प्रायद्वीपीय संरचना का विकास हुआ था। कौन से, प्रायद्वीपीय संरचना का निर्माण हुआ था या विकास हुआ था, कुछ भी कर लो, इसका क्या बोल दोगे,
भारतीय प्रायद्वीपीय संरचना का विकास, या यूं कह सकते हैं, मैं लिख देता हूं, प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ था। अब इसके बाद में ही तो आपकी जो भी चट्टानें हैं वो विकसित रूप में आएंगी। मैंने कहा कि इनका सबसे पहले तो क्या हुआ, देखो प्रायद्वीपीय संरचना अनुपस्थित थी, भूसंचलन हुआ, भूसंचलन से दसाव वाली प्रक्रिया हुई, दसाव के माध्यम से किसका निर्माण हुआ, नदी बेसिनों का, नदी बेसिनों के माध्यम से क्या बनी, प्रायद्वीपीय संरचना बनी। और कब बनी, अपर कार्बोनिफेरस युग और जुरेसिक युग में बनी। और इसके क्या बोलोगे, प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ था। यहाँ तक मामला क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, अब इसमें देखो नदी बेसिन बन रही है और मैंने कहा दसाव हुआ, भूसंचलन के माध्यम से क्रिया क्या हुई थी, दसाव वाली क्रिया हुई थी। तो दसाव के साथ साथ देखो पेड़ पौधे वनस्पति जो भी हैं वो आंतरिक भाग में चले गए। अर्थात यहाँ पर क्रिया क्या है कि यहाँ पर जीवाश्म है, क्या है, जीवाश्म है, क्या है, जीवाश्म युक्त है, अर्थात जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। वैसे लिख लो इसकी मात्रा, जीवाश्म है। क्लियर, जीवाश्म युक्त ये आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ ये कैसी हैं, जो प्रायद्वीपीय या गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो तीसरी चीज़ कैसी हैं, यहाँ से देखो इनमें जीवाश्म पाया जाता है, जीवाश्म उपस्थित है, जीवाश्म उपस्थित है। इनके कालक्रम मैंने बता दिए, जीवाश्म उपस्थित है। इसके बाद में क्या देखोगे कि जीवाश्म के साथ साथ इनकी संरचना कैसी है, नदी बेसिनों बनी तो ये कैसी हैं, परतदार। इनको क्या बोलोगे, परतदार शैलें हैं या चट्टानें हैं। ठीक है, ये कैसी हैं, परतदार शैलें हैं। क्लियर यहाँ तक। ये द्रविड़ समूह की है, मेसोजोइक महाकल्प में बनी थी। काल की बात करें ट्रियासिक काल में जीवाश्म उपस्थित है, परतदार शैलें हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में कौन से काल तक, पैलियोजोइक से लेकर डेवोनियन तक, पैलियोजोइक से लेकर डेवोनियन तक प्रायद्वीपीय संरचना अनुपस्थित थी। केवल कौन से क्षेत्र, एमपी का रीवा जिला और उसमें भी उमरिया क्षेत्र, वहाँ पर प्रायद्वीपीय संरचना के कुछ अवशेष देखने को मिल रहे थे। बाकी क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ, डेवोनियन खत्म होता है और उसके बाद में क्या है, जुरेसिक के माध्यम से ये क्रिया क्या हो जाती है, संरचना देखने को मिलती है। क्योंकि उस समय तक धसाव वाली क्रिया और निक्षेपण वाली क्रिया, यानी कि क्या हुआ, भूसंचलन हुआ, भूसंचलन के माध्यम से धसाव और निक्षेपण की क्रिया के माध्यम से क्या बनी, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। जब दसाव और निक्षेपण की क्रिया हुई तो उसी के साथ बोल सकते हैं कि नदी बेसिनों की, या बोलते हो बेसिनों का विकास हुआ और बेसिनों के माध्यम से क्रिया क्या होगी, जीवाश्म या बोल सकते हो वनस्पति के अवशेष देखने को मिले। यहाँ तक मामला क्लियर है। इसके आगे वाली सिचुएशन में क्या है कि इसकी वास्तव में ये कहाँ है, कि ये उस समय कहाँ पर विकसित हुई, यहाँ तक क्लियर है। इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, एक बार समझ में आ गया होगा। इससे आगे मैं इसको हटाता हूँ और इसके बाद में हम इसके क्षेत्र को पढ़ेंगे कि उस समय कहाँ पर थी। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ छोटा सा मैप, तब तक आप उतार लो इसको। हटा ही देता हूँ, क्या है इसमें, कुछ ही नहीं है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैप कंप्लीट। पहले भारत का मैप बनाओ। ये मैप भी ऐसे बनने लगे आजकल। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, जाहिर सी बात है, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई ना। मैंने कहा कि जो गोंडवाना क्रम की शैलें हैं, अगर भारत के देखें तो जो कोयला प्राप्त होता है वो लगभग किसमें प्राप्त होता है, ये कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का लगभग 98% कोयला यहीं से प्राप्त होता है, इन चट्टानों से। कितना परसेंट, 98। और वो भी कौन कौन सा, एंथ्रासाइट,
और बिटुमिनस, ये कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? गोंडवाना क्रम की सेलों से। क्लियर। अब देखो उस समय जब ये संरचना विकसित हुई उस समय की सिचुएशन क्या थी कि कहाँ कहाँ ये फैली हुई थी या इसका विकास कौन से क्षेत्र में हुआ? तो मैंने कहा कि ये नदी बेसिनों में उस समय सर्वाधिक विकसित हुई, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो क्या है नदी बेसिन, क्योंकि दसाव वाली प्रक्रिया हुई और दसाव वाली प्रक्रिया के साथ साथ ये विकसित हो गई। तो यहाँ पर नदी क्रम है, जैसे मान लो दामोदर है, दामोदर नदी। क्लियर है। दामोदर नदी के बाद में हम बात करते हैं इधर की एक नदी जो जाती है लगभग, इसकी बात करें तो कौन सी? सोन नदी। कौन सी? सोन नदी। इधर की बात करूं मैं तो ये कौन सी आ गई आपकी? नर्मदा नदी। दामोदर नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी और इसके साथ साथ महानदी और गोदावरी। एग्जैक्ट लोकेशन आप देख लेना, मैं एक आइडिया बता देता हूं आपको, ठीक है। महानदी और ये कौन सी आ गई आपकी? गोदावरी। तो जो ये कंप्लीट क्षेत्र था, मैं यहाँ पे प्लस प्लस मार्किंग कर देता हूँ, ये कंप्लीट जो क्षेत्र था आपके बोकारो, झरिया, ये क्षेत्र, इसमें ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिली। ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिली। ये जो क्षेत्र था इसमें गोंडवाना क्रम की जो शैलें थी वो प्रारंभिक रूप में देखी गई या वर्तमान में भी देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलती है। एमपी वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, झारखंड वाले क्षेत्र में, उड़ीसा के तलचर वाले क्षेत्र में, इसके साथ साथ आपके मेघालय वाले क्षेत्र में, यहाँ पर भी कुछ क्षेत्र में ये देखने को मिलती है गोंडवाना। इसके साथ साथ आपका कौन सा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, उसमें भी ये शैलें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब देखो जो ये चट्टानें हैं वो गोदावरी क्रम, महानदी और दामोदर, इनमें सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या मिलता है? ये आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और यहाँ पर कोयले के भंडार भी क्या मिलते हैं? सर्वाधिक मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भारत का 98% कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना क्रम की शैलों में मिलता है, और वो भी कौन सी? इन नदी क्रम में। जैसे गोदावरी है तो इसको तो कोल नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल नदी कहा जाता है। क्लियर। कोल नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोयले के भंडार यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? यहाँ तक खाका समझ में आ गया? मामला समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक ये चीज़ पहले समझ आ दी थी। ये क्रिया आपका इसका विस्तार था, ये भी लिख देता हूँ मैं कहाँ कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र आ गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर आ गया, मेघालय का कुछ क्षेत्र। इसमें क्या है? ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को। देखो क्षेत्र का, राज्य का नाम कभी नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जैसे श्रेणी वाला क्षेत्र कि कहाँ पर है या किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसे तलचर, ठीक है, तलचर है, मधुआ है, ये श्रेणी पूछेगा कहाँ पर है। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी? श्रेणी की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको हटा देता हूँ। इसकी बात करते हैं किसकी? श्रेणियों की बात। श्रेणियाँ या इसका विस्तार देखें तो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले श्रेणी कौन सी? हम बात करते हैं तलचर श्रेणी की। कौन सी है? नंबर 1 तलचर श्रेणी। कौन सी? तलचर श्रेणी। तलचर श्रेणी, मैंने कहा कि ये उड़ीसा के यहाँ वाले क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र है, इसके आसपास वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। रानीगंज नाम सुना होगा, रानीगंज के आसपास यानी कि दक्षिणी थोड़ा सा क्षेत्र, वहाँ पे ये देखने को मिलती है। तो तलचर जो श्रेणी है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक बात क्लियर, तलचर श्रेणी कहाँ है? उड़ीसा में है। और यहाँ इसकी मुख्य विशेषता क्या है? अच्छी गुणवत्ता का क्या मिलता है?
कोयला मिलता है। क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अच्छी गुणवत्ता का कोयला प्राप्त होता है कहाँ से? तलछट श्रेणी से। अब इस कोयले के माध्यम से क्या किया जाएगा? एक तो परगलन, एक तो क्रिया क्या होगी? परगलन व ताप संयंत्रों में इसका प्रयोग या उपयोग किया जाता है। क्लियर? ताप विद्युत भी बोल सकते हो, ताप संयंत्र बोल सकते हो। अच्छी गुणवत्ता का है। तलछट श्रेणी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा वाले क्षेत्र में पड़ती है। क्लियर? एक श्रेणी तो कौन सी है? तलछट श्रेणी। दूसरी श्रेणी की बात करूं मैं, दूसरी श्रेणी कौन सी है? दामोदर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? दामोदर श्रेणी। देखो नाम किसके माध्यम से है? दामोदर नदी के माध्यम से इसका नाम क्या पड़ गया? दामोदर श्रेणी। क्लियर? दामोदर श्रेणी ये कार्य है कि ये मध्य गोडावना, या बोल सकते हैं मध्य गोडवाना बोल सकते हो, जो है करम की सेल है, या बोल सकते हो उसी के माध्यम से इनका विकास हुआ है, या यूँ कह सकते हैं मध्य गोडवाना युग की ये श्रेणी है। और इस श्रेणी की बात है कि इसमें जो निक्षेप है उसके माध्यम से इसमें क्या पाई जाती हैं? प्रत्यय पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रत्यय पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रत्यय पाई जाती हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? दामोदर श्रेणी मध्य गोडावना युग की श्रेणी है और इसमें क्या पाई जाती हैं? प्रत्यय पाई जाती हैं। और इसी की एक है झिंगुदा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये बोलते हैं कि इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। जिगुर्दा क्या है? जिगुर्दा श्रेणी। और ये कहा जाता है कि ये कोयला की परत है। क्या है? कोयला की परत है। भारत की बोलें कि भारत की सबसे मोटी कोयले की परत। कोयले की परत कौन सी श्रेणी में? दामोदर श्रेणी में। और लगभग बात करें इसकी कितनी मीटर की है, तो लगभग 131 मीटर के समथिंग इसका देखने को मिलता है। कितना? लगभग 131 मीटर की जो मोटाई है वो देखने को मिलती है जिंगुदा श्रेणी में। क्लियर हो गया यहाँ तक मामला? समझ में आ गया? इसके बाद में हम चलते हैं तीसरी, कौन सी? पंचट श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पंचट श्रेणी। पंचट श्रेणी नाम सुना होगा। पंचट श्रेणी एक पहाड़ी का नाम है और उस पहाड़ी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? पंचट श्रेणी। और पंचट पहाड़ी कहाँ पर है? तो यूँ कह सकते हैं कि रानीगंज के दक्षिण में है। ये कहाँ है? रानीगंज के दक्षिण में पंचट पहाड़ी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? पंचट श्रेणी रख दिया गया। क्लियर? क्या रख दिया गया? पंचट श्रेणी रख दिया गया। यहाँ तक मामला क्लियर है? और इसमें हरे रंग के, इसमें क्या बोलते हो? हरे रंग के क्या मिलेंगे? बलुआ पत्थर देखने को मिलते हैं। हरे रंग के क्या मिलेंगे? बलुआ पत्थर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बलुआ पत्थर देखने को मिलेंगे। क्लियर है मामला यहाँ तक? क्लियर है? ये लगभग इसकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? इसके आगे वाले सिस्टम में चलेंगे। पंचट श्रेणी है वो वास्तव में इसका विस्तार या इसका विकास कहाँ पर हुआ था? तो मैंने कहा रानीगंज के दक्षिण में स्थित कौन सी पहाड़ी है? पंचट पहाड़ी है और वहाँ पर ये श्रेणी देखने को मिलती है। इसमें हरे रंग लिए हुए बलुआ पत्थर मिलते हैं। इसके साथ साथ स्लेटी पत्थर भी बोलते हो। क्या बोलोगे? स्लेटी पत्थर, वो भी यहाँ पर मिलते हैं। क्लियर है? इसके साथ साथ मैं कहूँ कि ये ऊपरी गोंडवाना, या यूँ कह सकते हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे, ऊपरी गोंडवाना की सबसे नवीन श्रेणी है। सबसे नवीन क्या है? श्रेणी है। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक मामला क्लियर है? तो ये आपका
मामला क्लियर है तो ये आपकी चट्टानें भी या जो गोंडवाना शैलें हैं वो भी लगभग क्या है, क्लियर है। यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा। आ गया। श्रेणियाँ मैंने बताई, तलचर श्रेणी है, दामोदर श्रेणी है, पंचट श्रेणी है। ये 3 श्रेणी अच्छे से याद रखना। पंचट पहाड़ी के नाम पर रखा गया, दामोदर नदी के नाम पर, तलचर क्षेत्र है उड़ीसा में, उसके नाम पर तलचर श्रेणी उड़ीसा में पड़ती है, अच्छी गुणवत्ता वाला। और इसके साथ साथ ये टॉपिक गोंडवाना क्रम की चट्टानें कंप्लीट हो गई हैं। इसके आगे वाला जो भी पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, दक्कन ट्रेप वाला सिस्टम। तो उसको पढ़ने के लिए इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। पढ़ने का मजा तभी है ना कि क्वेश्चन गलत नहीं हो। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। आराम से बारीकी से इस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि ये श्रेणियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे क्रम आएगा ना, क्रम में रखिए तो वो क्रम यहाँ से ही पूछेगा कि जैसे तलचर श्रेणी किससे संबंधित है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से किससे है संबंधित, किससे, तो वो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों। अब जो एक ज़रूरी सूचना मैं हर बार देता हूँ वही सूचना कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और आपको भी अच्छा जो भी टॉपिक है वो मिलता जाए। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय।